नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, जो ये सीरीज़ है ये उत्तराखंड के इतिहास की चल रही है और ये जो हमने कंटेंट लिया है ये बीएस नेगी की बुक से लिया है। तो दोस्तों, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर कुनिंदों का शासन होता है। कुनिंदों को जो है पहली राजनीतिक शक्ति माना जाता है। साथ ही कुनिंदों को परास्त करने का जो काम करते हैं वो शक और कुषाण करते हैं। फिर हम बाद में देखते हैं कि दोबारा से जो है कुनिंद यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं और कीर्तिपुर जो साम्राज्य थी उसकी स्थापना करते हैं। फिर उनके बाद जो है नाग वंश आ जाता है, वो फिर से कुनिंदों का जो है विनाश कर कर अपना साम्राज्य स्थापित करता है। फिर हम आगे देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से जो है मोखरी वंश ने जो है यहाँ पर नागों को परास्त कर अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद जो है हर्षवर्धन ने जो मोखरी वंश का अंतिम शासक था ग्रहवर्मा, उसकी हत्या करके जो है यहाँ पर खुद शासन करने लगता है। तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने ये सब कुछ देख लिया था। आज हम देखेंगे हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय। तो दोस्तों, हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट हमें ऐड करना होगा वो सब हम करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो दोस्तों, अब देखते हैं हम हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय। तो कान्यकुब्ज में जो है वर्धन वंश का 647 ईस्वी में अंत हो गया था, यानी कि 647 ईस्वी तक जो है हर्ष जो है यहाँ पर साम्राज्य करते हैं। फिर जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो कान्यकुब्ज साम्राज्य था ये विघटित हो जाता है। ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविशाण जो है नए राज्य बनते हैं, यानी कि जो कान्यकुब्ज था इससे टूटकर जो है ब्रह्मपुर जो है और शत्रुघ्न गोविशाण ये 3 राज्य बनते हैं। और इन तीनों राज्यों का जो वर्णन है वो वेनसांग की यात्रा वृत्तांत सीयूकी में मिलता है। और सबसे बड़ा जो राज्य था वो ब्रह्मपुर था, ठीक है। तो हर्षवर्धन के मधुबन और बासखेड़ा अभिलेख से पौरव वंश की जानकारी मिलती है। यानी कि जो मधुबन और बासखेड़ा का जो अभिलेख है हर्षवर्धन का, इसमें पौरव राजवंश की जानकारी हमें मिलती है। और साथ ही मार्कंडेय पुराण और बृहत संहिता में पर्वताकार राज्य का उल्लेख मिलता है। तो जो पौरव वंश की जो साम्राज्य था उसे पर्वताकार राज्य कहा जाता था। तो इसकी जानकारी हमें मार्कंडेय पुराण और बृहत संहिता में मिलती है। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुर का पौरव वंश। तो हिमालय क्षेत्र के 3 राज्यों में से ब्रह्मपुर सर्वाधिक विस्तृत राज्य था जिस पर पौरव वंश का शासन था। ब्रह्मपुर जो राज्य था वो गंगा नदी से लेकर पूर्व में करनाली नदी तक विस्तृत था और ब्रह्मपुर नरेश सोनवंशी पौरव राजा था। यानी कि जो ब्रह्मपुर का जो राजा था वो सोनवंशी पौरव वंश का था और इसका जो क्षेत्र था वो गंगा नदी से लेकर पूर्व में जो है करनाली नदी तक था। पौरव वंश का जो शासन है वो 6वीं सदी से लेकर 8वीं सदी तक रहा। अल्मोड़ा की तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध भी जो है पौरव वंश और ब्रह्मपुर राज्य से था। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो तालेश्वर ताम्रपत्र है इसका संबंध किससे है, तो पौरव वंश से है और ब्रह्मपुर राज्य से है। कहाँ से मिला है? अल्मोड़ा से। कब मिला है? 1915 में। तालेश्वर ताम्रपत्र में जो है द्युति वर्मा और विष्णु वर्मा शासक का उल्लेख मिलता है। साथ ही पौरव वंश का जो संस्थापक है वो विष्णुवर्मन था। यानी कि जो हमारा तालेश्वर ताम्रपत्र है जो अल्मोड़ा से प्राप्त होता है, खोज होती है 1915 में, इसमें द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन का उल्लेख है, ठीक है। पौरव वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो विष्णुवर्मन जो है पौरव वंश के संस्थापक थे, ठीक है। पौरव वंश का जो शासक राज्य था उसे पर्वताकार राज्य कहा जाता था। और साथ ही जो पौरव वंश के जो ताम्रपत्र हैं उनमें 5 शासकों का नाम उल्लेखित है। विष्णुवर्मन प्रथम जो संस्थापक है, साथ ही विश्ववर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन और साथ ही जो 5वें आपके शासक आते हैं वो आते हैं विष्णुवर्मन सेकेंड। साथ ही पौरव वंश के जो कुल देवता हैं वो वीणेश्वर स्वामी थे। पौरव शासकों की उपाधि महाराजाधिराज परम भटनागर थी। और तालेश्वर ताम्रपत्र जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और इसमें जो है गुप्त लिपि का प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं पौरव वंश का प्रशासन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है दोस्तों क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें जो पौरव वंश का जो निवास स्थल था जहाँ पर पौरव वंश के लोग शासन करते थे उसे कोट कहा जाता था। और जो राजकुमार होता था दोस्तों उसे राजपुत्र कहा जाता था। साथ ही अगर हम कहें जो पौरव वंश के जो मंत्री होते थे उन्हें राजमाते कहा जाता था। और जो सेना नायक होता था दोस्तों उसे बलाध्यक्ष कहा जाता था।
ठीक है। आगे अगर हम देखें तो जो विदेश मंत्री है वो होता था संधि विग्रह का, और जो लेखकों का वर्ग था, ठीक है, उसे विधिरपति कहा जाता था, यानी कि जो लेखकों का जो प्रधान होता था, ठीक है, उसे विधिरपति कहा जाता था, और जो सेना का मुख्य होता था उसे जमनपति कहते थे। तो इस प्रकार से जो दोस्तों इसका प्रशासन था। आगे अगर हम बात करें तो पौरव वंश के आय का स्रोत जो है भूमिकर था, जिसे भाग कहा जाता था, एवं गुप्तचर का कार्य कुटुक करते थे, यानी कि जो गुप्तचर होते थे उन्हें कुटुक कहा जाता था। कर वसूलने वाले अधिकारी को भागिक कहा जाता था। साथ ही दोस्तों पौरव काल में दो तरह की भूमि होती थी, एक केदार और एक सारी, ठीक है। तो जो सिंचित भूमि होती थी उसे केदार कहा जाता था, और जो असिंचित भूमि होती थी उसे सारी कहा जाता था। साथ ही भूमि मापन के लिए द्रोण वापम, खारी वापम और कुल्य वापम विधि का प्रयोग किया जाता था। तालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यानों के लिए वटक शब्द का प्रयोग मिलता है। तो ये था दोस्तों आपका पौरव वंश का प्रशासन। अब हम बात करेंगे शत्रुघ्न साम्राज्य के बारे में। तो जो कान्यकुब्ज का जो दूसरा राज्य था वो था आपका शत्रुघ्न राज्य। तो चीनी यात्री के अनुसार इस राज्य के पूर्व में जो है गंगा, और उत्तर में हिमालय, और राज्य के मध्य में यमुना नदी बहती थी। कनिंघम के अनुसार यह भाग सिरमौर गढ़वाल का हिस्सा था। तो इसके बारे में जो है इतना ही पढ़ेंगे। साथ ही अगर हम देखें गोविशाण के बारे में, तो तीसरा हमारे पास आता है गोविशाण राज्य, और कान्यकुब्ज का जो तीसरा भाग था वो था आपका गोविशाण राज्य। तो कनिंघम के अनुसार गोविशाण राज्य में काशीपुर के साथ साथ रामपुर और पीलीभीत जनपद भी थे। साथ ही गोविशाण का जो विस्तार था वो पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा नदी तक था, और कनिंघम ने जो है काशीपुर के उज्जैन में बने पुराने दुर्ग और किलों को इस राज्य से संबंधित बताया है। यानी कि जो कनिंघम है, कनिंघम के अनुसार जो उज्जैन के पुराने दुर्ग थे और जो पुराने किले थे उनका संबंध जो है ये गोविशाण राज्य से बताते हैं। आगे हम देखते हैं पलेठी का शिलालेख। तो देवप्रिया के आसपास एक स्वतंत्र राजवंश शासन कर रहा था। देवप्रिया के हिडोला खाल में पलेठी का सूर्य मंदिर 7वीं 8वीं सदी के बीच बना हुआ है। यानी कि जो सूर्य मंदिर है पलेठी का, इसका जो टाइम पीरियड अगर हम देखें तो 7वीं से जो है 8वीं सदी के बीच में ये बना हुआ है, और इसका जो निर्माण करते हैं वो कल्याण वर्मन करते हैं। इन शिलालेखों में नरपति वर्मन का जो है नाम मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे पहले तो जो सूर्य मंदिर है पलेठी का सूर्य मंदिर, ये इसका जो है निर्माण किसने करवाया था, तो कल्याण वर्मन ने। साथ ही ये कहाँ पर स्थित है, तो देवप्रयाग में, ठीक है। इन शिलालेखों में जो है किसका नाम मिलता है हमें, तो नरपति वर्मन का। आगे हम देखते हैं आदिगुरु शंकराचार्य, और यहाँ से भी जो है दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो इसे भी जो है थोड़ा ध्यान से देखें। कर्तिरपुर राजवंश के शासनकाल में आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन राज्य में हुआ। आदिगुरु शंकराचार्य 820 ईस्वी में केदारनाथ में देह त्याग किया था, और उस समय इनकी आयु 32 वर्ष थी। आदिगुरु शंकराचार्य ईष्टगण के समय उत्तराखंड आए थे, और आदिगुरु जो शंकराचार्य है वह अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। साथ ही इन्होंने जो है पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की, ज्योतिर्मठ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका। शंकराचार्य के जन्म की बात करें तो ये केरल के कलाड़ी में इनका जन्म हुआ था, जो उस समय जो है चेर साम्राज्य के अधीन था, और इनके जो गुरु हैं वो गोविंद स्वामी थे। साथ ही इनके जो पिता हैं वो शिव गुरु, और माता का नाम जो है सुभद्रा था। तो यहाँ से एग्जाम में पूछेगा कि जो आदिगुरु शंकराचार्य हैं वो किसके शासनकाल में जो है उत्तराखंड आते हैं, तो ईष्टगण के समय पे केदारनाथ में इन्होंने देह त्याग किया। अद्वैतवाद के ये प्रतिपादक थे, और कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में जो है ये उत्तराखंड आते हैं। तो ये सभी जो है आपको इनके बारे में जो है थोड़ा ध्यान रखना है। आगे हम पढ़ेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश, तो इसे हम जो है अगली क्लास में कवर करेंगे। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जो है दोस्तों कर दिया करें।